Class 9 Economics Chapter 3 Poverty as Challenge। हेलो क्लास, इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है पॉवर्टी एज चैलेंज। पॉवर्टी यानी निर्धनता, ठीक है, गरीबी। तो इस चैप्टर में हम पॉवर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके कई हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखेंगे, साथ ही साथ इंडिया और वर्ल्ड में पॉवर्टी के जो भी कॉजेज हैं जिसकी वजह से होता है उन सबको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और निर्धनता के जो भी कारण है, जो भी रीजंस हैं इसके, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसके लिए क्या उपाय सुझाए हैं, है ना, जो भी करने की कोशिश करी है पॉवर्टी के लिए, तो उसके बारे में हम ये इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्लास, आपने अपने डेली लाइफ में कई ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे आप जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो क्या है, निर्धन है, गरीब है ना। और ये जो मतलब पुअर पीपल है, ये कौन हो सकते हैं? जैसे कि ये गांव के भूमिहीन श्रमिक जो होते हैं, है ना, लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास जमीन नहीं होती, ये वो हो सकते हैं, है ना। शहरों की भीड़ में भीड़ भरी जो झुग्गियां हैं उसमें रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डेली वेजेस में काम करने वाले लेबर्स भी हो सकते हैं, और ढाबों में काम करने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा रोड्स पे भी जैसे कोई फीमेल है ना, कोई औरत है, वो अपने बच्चों को चुन्नी में बांध करके घूमती रहती है ना, और भीख मांगती है, तो वो भिखारी भी हो सकते हैं, है ना। तो तो हम कह सकते हैं कि हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, पॉवर्टी देखते हैं, है ना, इंडिया में पुअर पीपल्स को देखते हैं। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल में इंडिया का, सॉरी, एक्चुअल में किसी भी कंट्री का हर पांचवा व्यक्ति जो है वो क्या है, पुअर है, निर्धन है, ठीक है। तो इसका साफ सीधा मतलब ये निकल के आता है कि 2011 से 12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन, या यूं कहें कि 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका ये भी मीनिंग है कि पूरे विश्व में, है ना, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही सबसे ज्यादा लोग पॉवर्टी में जीते हैं। ये इस चुनौती की गंभीरता को भी दर्शाता है। सो पॉवर्टी के टू टिपिकल केसेस बताए गए हैं आपकी बुक में। एक है अर्बन केस यानी शहरी निर्धनता, और एक है रूरल केस यानी ग्रामीण निर्धनता, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया गया है जिसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्बन केस यानी शहरी निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। तो 33 इयर्स का 33 इयर्स का राम सरन झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रम यानी डेली बेसिस के रूप में काम करता है। और जब कभी उसे रोजगार मिलता है यानी काम मिलता है तो वो एक महीने में लगभग 1500 रुपए आराम से कमा लेता है। ये 6 सदस्यों के परिवार चलाने के लिए मतलब पूरा नहीं है एक तरीके से, मतलब उसकी फैमिली में 6 सदस्य हैं जिसमें उसकी पत्नी है, वो खुद है, और 6 महीने से 12 साल तक की आयु के उसके 4 बच्चे हैं। उसे रामगढ़ के पास गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी अपना पैसा भेजना पड़ता है, ठीक है, लेकिन साथ में नहीं रहते, लेकिन भेजना पड़ता है फिर भी। और साथ ही साथ उसके जो पिता है वो भूमिहीन श्रमिक है, मतलब उनके पास कोई जमीन नहीं है, और अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए राम सरन और जो उसका भाई है हजारीबाग, हजारीबाग में रह रहा है उसका जो भाई है, वो उसके ऊपर डिपेंड है पिता, ठीक है। तो रामसरन शहर के बाहर किसी एरिया में भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। ये ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बना हुआ, मतलब काम चलाऊ झोपड़ी टाइप से। तो उसकी पत्नी जो है संता देवी, वो कुछ घरों में नौकरानी का काम करती है और 800 रुपए कमा लेती है अराउंड। तो वो दिन में 2 बार दाल चावल और कुछ थोड़ा बहुत जो खाना पीना है वो जुटा लेती है। पर ये उन सब के लिए पूरा नहीं पड़ पाता है। उसका जो बड़ा बेटा है वो परिवार की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब घर और अच्छा चल पाए, तो चाय की दुकान पर वो एक हेल्पर के रूप में काम करता है, तो उसको 300 रुपए आराम से वो कमा लेता है। तो उसकी 10 साल की जो बेटी है वो छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता उसका। उनमें से जो हर कोई है
उसके पास दो जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदते हैं जब वो पुराना वाला है वो पूरी तरीके से पहनने के लायक नहीं रहता है। जूते पहनने के लिए भी उनके पास इतने पैसे नहीं है। छोटे बच्चे जो है वो अल्प पोषित रहते हैं। और जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें मतलब मेडिकल केयर भी नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो थी हमने पढ़ी शहरी निर्धनता थी। ठीक है, मतलब शहर में किस तरीके की निर्धनता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि वो खाना हर कोई काम में लगा हुआ है, स्कूल कोई नहीं जाए, एजुकेशन किसी के पास नहीं है, हेल्थ भी किसी की अगर सही नहीं है तो वो मेडिकल केयर नहीं ले पा रहा है। तो इस तरीके से वो अपना थोड़ा बहुत जो है दूसरे के घर में काम करके या ढाबे पे काम करके अपना जो खाने पीने का डेली बेसिस का वो जो है वो पूरा कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण निर्धनता की यानी रूरल केस की। तो यहाँ पर बात करेंगे लखा सिंह की, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास भी कोई भूमि नहीं है, ठीक है, कोई जमीन नहीं है। और इसीलिए जो बड़े किसान है वो उनके वहां पर, ठीक है, छोटे मोटे काम करता है। और वो जो काम करता है वो डेली बेसिस पे नहीं करता है। ठीक है, जो शहरी में शहरी निर्धनता में आपने पढ़ा वो डेली बेसिस पे कमा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये डेली बेसिस पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको कभी कभी काम मिल जाता है, जैसे 4 दिन का काम मिल गया या 5 दिन का मिल गया, 10 दिन का मिल गया, बस इतना ही। और उसी हिसाब से उसकी इनकम होती है। अब 4 दिन का किसी के बड़े किसान के यहाँ पे काम करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो उसको पैसा मिलेगा ना। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले भी 50 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन खेत में अगर वो पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसको क्या मिलता है, जैसे खाने पीने का कुछ सामान मिल गया, जैसे 2 किलो चावल मिल गया या 2 किलो गेहूं मिल गया, थोड़ी दाल मिल गई और थोड़ी सब्जी मिल जाती है। तो ये 8 सदस्यों का जो परिवार है वह हमेशा 2 वक्त का जो खाना भोजन है वो भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की जो महिलाएं हैं वो पूरा दिन खेतों में चारा काटने ये सारा गुजारा करती हैं, काम करती हैं। उसके जो पिता है वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से वो इलाज नहीं करवा पाता है ना। क्योंकि पैसे जब खाने पीने का ही पैसा नहीं है तो भैया इलाज का पैसा कहाँ से लेकर आएगा। ठीक है, तो जिस वजह से उसके पिता की मृत्यु हो जाती है 2 साल बाद। उसकी माँ जो है उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है और उसका जीवन भी धीरे धीरे मतलब घटता चला जाता है, कम हो जाता है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां पर कभी गया ही नहीं। उसने क्या किया था कि 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना करना पड़ा उसको। क्योंकि घर का जो भी यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल की भी कमी थी, मतलब नहीं उसको खरीद सकते थे और यूज कर सकते थे। तो क्लास लखा सिंह की स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि ये अपने परिवार का मतलब 2 टाइम का खाना भी पूरी तरीके से नहीं जुटा पाता है ना। तो इसी तरीके से जो आय है, जो होता है जितना काम करता है, एक तो रोजगार नहीं है उसके पास कि हाँ पे डेली बेसिस पे कमा रहा है, उतना पैसा उसका फिक्स है और मिल रहा है और अपने उसके घर का भी भरण पोषण हो रहा है, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि रोजगार उसके पास नहीं है। थोड़ा बहुत जो बड़े किसानों के यहाँ काम करता है उसका जैसे 4 दिन का काम करता है, 3 दिन का काम करता है, तो उसको उसी हिसाब से वो पैसे मिलते हैं, लेकिन उतना 8 लोगों का पेट भरना भी पॉसिबल नहीं है उतने में, है ना। वॉट इज पॉवर्टी। अब बात करते हैं कि पॉवर्टी है क्या। तो आपने दो केसेस पढ़े, रूरल और अर्बन के, ठीक है, शहरी और ग्रामीण निर्धनता के। तो उनसे हमें क्या समझ में आता है कि एक्चुअल में पॉवर्टी है क्या। तो निर्धनता क्या है, हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। यानी कि ये जो दोनों सिचुएशंस थी वो हमें ये शो करती हैं कि जो निर्धनता है उसका मीनिंग क्या है। एक तो भूखमरी और आश्रय शेल्टर, यानी कि किसी मतलब रहने की जगह ना होना किसी के पास। ठीक है, इस इसकी एक सिचुएशन है कि पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन भी है जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता। ठीक है, तो पॉवर्टी का एक मीनिंग ये भी है कि लैक ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी का ना मिल पाना, या सैनिटेशन फैसिलिटीज यानी कि सफाई सुविधाओं का अभाव होना। ठीक है, मतलब गंदगी में रहना एक तरीके से।
तो इसका जो अर्थ है वो एक, इट ऑल्सो मीन्स, पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लाइक लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब, किसी के पास रेगुलर जॉब ना होना। ठीक है। और साथ ही साथ अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी कि इसका जो अर्थ है वो क्या है कि हेल्पलेसनेस यानी असहायता की भावना के साथ इनको जीना पड़ता है। तो जो पुअर लोग हैं वो ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जिसमें उनके पास खेतों में, कारखानों और गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, ऑलमोस्ट हर जगह पर एक मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं होता है उनके साथ। तो सीधी सी बात है, किसी को भी ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहेगा। करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से, मतलब ये जो इतनी बुरी कंडीशन है पुअर्स की, उससे बाहर निकालना इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती रही है, सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। तो महात्मा गांधी हमेशा से ही इस बात पर जोर दिया करते थे कि इंडिया सही मायनों में तभी स्वतंत्र होगा, सही मायनों में तभी इंडिपेंडेंट होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति, मतलब सबसे गरीब से भी गरीब व्यक्ति अपनी ये जो ह्यूमन सफरिंग है उससे फ्री हो पाए, है ना। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट यानी कि जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, उनके थ्रू यहाँ पे देखा गया है कि पॉवर्टी, वो लोग पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। पॉवर्टी हैज मैनी फेसेट्स, फेसेट्स यानी पहलू, निर्धनता के कई पहलू हैं। ठीक है, लेकिन जो सामाजिक वैज्ञानिक है, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो अनेक मतलब कई तरीके से इस चीज को देखते हैं पॉवर्टी को। तो जो बहुत कॉमन चीज है, जो जिस तरीके से मतलब यूज, जिस इंडिकेटर को यूज करके वो लोग देखते हैं, वो क्या है, इनकम यानी आय, और कंजप्शन यानी उपभोग। ठीक है, आय और उपभोग से रिलेट करके देखते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर, लेकिन अब हो गया है कि जो निर्धनता है उसको कई दूसरे अदर सोशल इंडिकेटर्स के थ्रू भी देखा जाता है। ठीक है, और वो इंडिकेटर्स क्या है, जैसे कि इलिटरेसी। ठीक है, इलिटरेसी, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जैसे खाने पीने की कमी होती है ना, कुपोषण की वजह से रोग, बीमारी लगती है, तो वो कुछ कर नहीं पाते, उनके अंदर क्षमता नहीं होती है ना, बीमारी से लड़ने की। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना यानी लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। इसके बाद लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी की कमी होना या साफ सुविधाओं की कमी होना। ठीक है, सफाई सुविधाओं की। इसके बाद लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब जॉब में, नौकरी में कमी होना, है ना, रोजगार के अवसरों में। तो इस तरीके की ये जो आपको दी गई है, ये सारी की सारी इन सोशल इंडिकेटर्स के थ्रू भी पॉवर्टी को देखा जाता है। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी। तो एनालाइज करके पॉवर्टी बेस्ड होती है किस पे, सोशल एक्सक्लूजन पे और वल्नरेबिलिटी पे। ये अब दोनों ही बहुत कॉमन हो गई हैं आज के टाइम में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन की। ठीक है, यानी सामाजिक अपवर्जन। तो इस अवधारणा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पॉवर्टी को इस वे में देखना चाहिए कि जो निर्धन है, जो गरीब है, उनको एक अच्छा माहौल और अच्छे एनवायरनमेंट में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी सामाजिक क्षमता से, मतलब उनको अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। यानी कि जो निर्धन लोग हैं, है ना, जो गरीब है, उनको गरीब वाले लोगों के बीच में ही, जो और गरीब है उनके बीच में ही रहना, सिमट के रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो और अच्छे संपन्न लोग हैं, जिनके पास थोड़ा उनकी मतलब बेटर सराउंडिंग है जिनकी, वहां उनको नहीं रखा जाता। ठीक है, मतलब उससे उनको वर्जित रखा जाता है। तो इसी तरीके से हम इसका मतलब साफ मीनिंग ये निकलता है कि जो सोशल एक्सक्लूजन है वो निर्धनता का एक कारण भी हो सकता है और परिणाम, दोनों ही हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप, ठीक है, कोई व्यक्ति या फिर कोई समूह उन फैसिलिटीज से, उन लाभों से या उन अपॉर्चुनिटीज से वो लोग ग्रस्त रहते हैं, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है जिनका दूसरे लोग, जो अधिक मतलब उनसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, वो उनका उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम एक उदाहरण देख सकते हैं
जैसे वर्किंग कास्ट सिस्टम होता है इंडिया में, यानी कि जैसे जाति व्यवस्था होती है भारत में, तो कुछ जातियों के लोगों को तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कुछ को वो अपॉर्चुनिटीज इक्वल है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये जो सोशल एक्सक्लूजन है वो लोगों की जो इनकम है वो बहुत कम नहीं करता है, बल्कि साथ ही साथ उनको इतनी ज्यादा डैमेज कर देता है कि वो लोग उस जगह से उठ ही नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी यानी कि असुरक्षा की। तो ये असुरक्षा क्या है? अब जैसे कोई निर्धनता है तो उसके प्रति असुरक्षा एक मेजर है, ठीक है, मतलब एक माप है उसका, जो कुछ विशेष समुदाय, जैसे कुछ सर्टेन कम्युनिटीज होती हैं, जैसे कि मेंबर्स कम्युनिटीज में हो गई, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट, है ना, पिछड़ी जाति के लोग, या इंडिविजुअल। अगर व्यक्ति की बात करें तो ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं, जैसे कि विडोज यानी विधवा हो गई, या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो गए, है ना, यानी कि विकलांग व्यक्ति। तो इनके जो आने वाले वर्ष हैं उसमें निर्धन होने इनके या निर्धन बने रहने की ज्यादा संभावना को ये जताता है। साथ ही असुरक्षा का जो निर्धारण है ना, मतलब जो डिटरमाइन करता है उसके क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, या रोजगार के अवसर हो गए, के रूप में जीविका को खोजने के लिए जो विभिन्न मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके पास वो ऑप्शंस का होना, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा इसका जो मेजर है, जो एनालाइज किया जाता है इसको दूसरे तरीकों से, वो क्या है कि जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आती है, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, आतंकवाद हो गया, इन मामलों में इन कम्युनिटीज के, इन समूहों के सामने बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है, मतलब किस तरीके से वो उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन जोखिमों से निपटने की उनकी जो इकोनॉमिक और सोशल कैपेबिलिटी है उसकी क्षमता के आधार पर किया जाता है। एक्चुअल में जब सभी लोगों के लिए बुरा टाइम आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या फिर भूकंप हो या फिर कोई नौकरी की उपलब्धता में कमी हो, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में जो ज्यादा प्रभावी होने की बड़ी संभावना है उसका वो मतलब निरूपण ही क्या है, असुरक्षा है, यानी वल्नरेबिलिटी है। पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा या फिर निर्धनता रेखा, ठीक है। तो जो पॉवर्टी का हमारा टॉपिक है उसमें पॉवर्टी लाइन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो निर्धनता है उसको मेजर करने के लिए एक बहुत कॉमन मेथड क्या है, किसी की मतलब किसी व्यक्ति की या किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी परिवार की आय यानी इनकम या कंजप्शन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग, है ना, यानी इनकम या कंजप्शन लेवल किसी ऐसे न्यूनतम स्तर यानी मिनिमम लेवल से नीचे गिर जाए, जो मूल जो उसकी मतलब बेसिक जरूरतें हैं उसके एक दिए हुए मतलब समूह को पूरा करने के लिए जरूरी है। Yani a person who is able to earn to meet his requirement is said to be above poverty line, while those who can't are said to be below poverty line, which means कोई व्यक्ति, है ना, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कमाने में सक्षम हो, है ना, मतलब अपना खुद की जरूरतों को पूरा कर सके और अपने परिवार की जरूरतों का अगर वो कमा करके पूरा कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर कहा जाता है उसको। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है यानी गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में एक मतलब किसी के पास खुद की कार होना क्या कंसिडर करता है, अ लग्जरी, है ना, मतलब कार रखना एक बहुत बड़ा मतलब बड़ी बात है। लेकिन वहां पर अमेरिका में बहुत ही कॉमन है, अगर किसी के पास कार नहीं है तो इट मीन्स कि वो पुअर है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी है वो हर मतलब हर टाइम और हर जगह पर या हर कंट्री में एक जैसी या हर एक स्टेट में एक जैसी नहीं रहती है, ये डिफरेंट होती है हर जगह पे। While determining the poverty line in India, minimum level of food requirement is clothing, footwear, fuel and light। यानी कि इंडिया में निर्धनता रेखा का जब
डिटरमाइन करते हैं उसको, तो करते टाइम जीवन निर्वाह के लिए, है ना, मतलब जो जरूरत की चीजें होती हैं उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कपड़े, जूते, है ना, लाइट, फ्यूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, है ना, मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें, तो इनके ऊपर डिस्कस किया जाता है। फिर इसके बाद आपको बताया गया है कि द प्रेजेंट फॉर्मूला जो है फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है पॉवर्टी लाइन, यानी जो भी भौतिक मात्राएं हैं, ठीक है, जो भी जरूरत की सारी चीजें हैं ये सारी, तो इनको गुणा कर दिया जाता है रुपयों में, है ना, रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर देते हैं। तो निर्धनता रेखा का जो मेजरमेंट है, जो आकलन है, वो करते टाइम जो जरूरत के लिए जो प्रेजेंट की चीजें हैं वो कैलोरी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, किसके ऊपर? कैलोरी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। अब इन कैलोरी रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे जो खाद्य वस्तु होती है, जैसे कि अनाज हो गया, दाल हो गई, सब्जी, दूध, तेल, चीनी, ये सब मिलकर इस जरूरत की जो ये कैलोरी है उसकी पूर्ति करते हैं। अब ये जो कैलोरी है वो डिपेंडिंग है किस पे? एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज, मतलब जो इंसान है वो किस तरह का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात आती है द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब जो एवरेज कैलोरी है जिसकी जैसे इंडिया में जो कैलोरी की जरूरत है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 है, ठीक है, 2400 कैलोरीज, और शहरों में कितनी है? 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। यानी हमें इनसे क्या पता चलता है कि पर इंडिया में पर पर्सन को पर डे इतना कैलोरी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलनी ही चाहिए। ठीक है, और आप इसमें एक चीज और ये देखो कि जो रूरल एरियाज है उसमें 2400 कैलोरीज है और अर्बन में 2100, मतलब शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा कैलोरीज मानी गई है, क्योंकि शहरों में सॉरी, ग्रामीण क्षेत्र जो है उनमें रहने वाले जो लोग हैं वो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से उनका जो कैलोरी लेवल है ना, जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन अर्बन एरियाज। अब इन कैलकुलेशंस के बेसिस पे साल 2011 से 12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है वो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरियाज में कितना है? 816 पर मंथ, और शहरों में कितना रखा गया है? 1000 रुपीज पर मंथ, है ना, पर मंथ। यानी कि कम कैलोरी की जरूरत के बावजूद भी शहरी क्षेत्र जो है वहां पर ज्यादा राशि तय की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो ज्यादातर वस्तुएं हैं, है ना, जो भी चीजें होती हैं वो ज्यादा कीमतों पर होती हैं, तो इस वजह से उसमें ज्यादा शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि रखी गई है। इस तरीके से इस तरह से साल 2011 से 12 में रूरल एरियाज में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा अगर उसकी इनकम कितनी होगी? 4080 रुपीज पर मंथ। ठीक है, इस तरीके से इस तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं जो पूरा करने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 5000 प्रति माह की जरूरत होगी। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में कितनी जरूरत होगी? 5000 पर मंथ, और रूरल एरियाज में होगी 4080 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, तो वो पॉवर्टी लाइन से मतलब बिलो नहीं होंगे। यानी आप ये सीधे सीधे देखो कि पॉवर्टी लाइन है ना, ये हो गई शहरों की, अर्बन एरियाज की, और ये हो गई रूरल एरियाज की। तो ये पॉवर्टी लाइन है और इसकी जो बेसिक नीड है, जो अर्बन एरिया है उसको चाहिए 5000, और जो रूरल एरिया है उसे चाहिए 480। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की इनकम नीचे हुई इससे तो मतलब वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, अगर ऊपर हुई तो ऊपर है। लेकिन अगर अर्बन एरियाज में 5000 से अगर कम की इनकम है किसी की,
तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट होती है पीरियोडिकली, नॉर्मली एवरी 5 ईयर, बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेज। यानी कि निर्धनता रेखा का जो आकलन है वो टाइम टाइम पर हर 5 साल में एक सर्वे के द्वारा किया जाता है। और ये जो सर्वेक्षण मतलब ये जो सर्वे होता है वो किसके उस पे है, वर्ल्ड बैंक यूज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट $1.90 पर पर्सन पर डे। ठीक है, ये जो सर्वेज है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करवाए जाते हैं। और जो बिग कंट्रीज है ना, जैसे विकासशील देश हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है वो निर्धनता रेखा के लिए एक बहुत कॉमन जो मेथड है वो यूज करती है, जैसे कि $1.9 2011 पीपी के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेट्स यानी निर्धनता का अनुमान। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इज थ्रू मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड कंजप्शन लेवल। आय और उपभोग के स्तर पर है ना अनुमान लगाया जाता है। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो, आपको पॉवर्टी रेशियो एज परसेंट में दिया गया है और नंबर ऑफ पुअर है ना इन मिलियंस। तो 1993 से 494 में आप देखो जो रूरल एरियाज है उसका पॉवर्टी रेशियो कितना है, 50। ठीक है, जो गिर के 2004-5 में 42 हो गया, 2009 से 10 में 34 हुआ, 2011 से 12 में 26, यानी एक तरीके से गिरावट ही आई है ना। उसी तरीके से अर्बन एरियाज में आप देखो 1993 से 94 में 32% पॉवर्टी रेशियो रहा, वो गिर के 2004 से 5 में 26 हुआ। ठीक है, 2011 में कितना हो गया, 14%। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलियंस में बताया गया है। 1993 रूरल एरियाज में 329 था मिलियन, और 2011 में वो कितना हो गया, 217। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हो कि एक तरीके से गिरावट ही आई है। वल्नरेबल ग्रुप्स यानी असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का जो रेशियो है वो इंडिया में सभी जितने भी सोशल ग्रुप्स है, इकोनॉमिक कैटेगरीज है, उनमें वो सेम नहीं है ना, अनइक्वल है। जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल टू पॉवर्टी मतलब कि निर्धनता में सबसे ज्यादा जो असुरक्षित है वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। उसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रुप्स में भी सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स जो आते हैं वो है रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। अब आप यहाँ देखो इस ग्राफ में आपको ये दिखाया गया है कि निर्धनता रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों का जो रेशियो है, जो औसत है, वो इंडिया में सभी ग्रुप्स के लिए है ना, सारे ग्रुप्स के लिए कितना है, 22। ठीक है, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो। और उसके बाद 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब आर नॉट एबल टू मीट द बेसिक नीड। यानी जो शेड्यूल ट्राइब है वो 100 में से 43 लोग अपनी जो जरूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इसी तरीके से 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब कि अर्बन एरियाज में 34% मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। और लगभग 34% ही जो कृषि श्रमिक हैं यानी रूरल एरियाज में वो भी 34% है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। उसी तरीके से 29% देखो, जो नॉन फार्म और रूरल है वो दोनों अराउंड सेम है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो शेड्यूल कास्ट है वो है 29%। ठीक है, मतलब जो 29% अनुसूचित जातियां हैं वो क्या है, निर्धन है। ओके, अब बात करते हैं, रीसेंट स्टडी से ये शो होता है कि शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट, बाकी के जो 3 ग्रुप्स हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर, अर्बन
कैजुअल लेबर, हाउस होल्ड, ये तीनों ही क्या है, डिक्लाइन करते हैं इन पॉवर्टी। 1990 के दशक में इनमें गिरावट आई है, ठीक है, इन तीन ग्रुप्स में। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज यानी अंतर जातीय असमानताएं। इंडिया में जो निर्धनता है उसका एक और पहलू भी है। हर एक स्टेट में गरीब लोगों का जो रेशियो है वो एक जैसा नहीं है, नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, ठीक है। 1970 के दशक की शुरुआत से ही राज्य स्तरीय निर्धनता में कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की जो दर है ना, वो राज्यों में अलग अलग है, मतलब हर स्टेट में डिफरेंट है। साल 2011 से 12 इंडिया में निर्धनता अनुपात कितना था, 22, ठीक है। और जैसे कि कुछ राज्य हो गए, कौन से, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इनमें निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, ठीक है। बिहार में 33.7% और उड़ीसा में 32.6% से ये दोनों जो राज्य हैं, जो ये जो दोनों स्टेट हैं, वो निर्धनता औसत यानी पॉवर्टी रेशियो के साथ बहुत ही मतलब निर्धन राज्य बने हुए हैं अभी भी, ठीक है। लास्टली उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ग्रामीण निर्धनता के साथ मतलब रूरल पॉवर्टी के साथ एक नगरीय निर्धनता भी ज्यादा है यहाँ पे। अब अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में गिरावट आई है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं उन्होंने क्या करा कि कृषि करके है ना, कृषि वृद्धि दर से उन्होंने अपनी जो निर्धनता है उसको कम करने में उन्हें सफलता हासिल करी है। और केरल ने मानव संसाधन विकास पर ज्यादा जोर दिया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का वितरण करके, है ना, ज्यादा से ज्यादा वितरण करके इसमें सुधार का कारण किया जा सकता है। ग्लोबल पॉवर्टी स्केनेरियो। अब बात करते हैं ग्लोबली पॉवर्टी की, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में जो आर्थिक निर्धनता है, जो इकोनॉमिक पॉवर्टी है, उसमें रहने वाले लोगों का जो रेशियो है वो 1990 में 36% से गिरकर 2015 में कितना हो गया, 10%, ठीक है। ये एक तरीके से काफी ज्यादा ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के वजह से जो चीन है और दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसमें कई अच्छी निर्धनता में कमी आई है। जैसे कि पॉवर्टी इन चाइना की बात करें, चाइना में अगर गरीबी या निर्धनता की बात करें तो आप देखो कि 1981 में 88.3% पॉवर्टी थी, जो घटकर 2008 में हो गई 14.7%। और वही 2009 अगले ही साल में वो घटकर इतनी ज्यादा कम हो गई, तो कितनी रह गई, 0.6%। साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी कंट्रीज में निर्धनों की जो संख्या है उसमें गिरावट इतनी ही तेजी से आई है, जो कि 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% रह गई है, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो में गिरावट के साथ निर्धनों की जो संख्या है उसमें भी कमी आई है, जो 2005 में आप ये कह सकते हो इसको इस तरीके से कि 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन ये रह गई है। सब सहारन अफ्रीका में 2005 में 51% पॉवर्टी थी, ठीक है, जो घटकर 2018 में 40.2% रह गई। और लैटिन अमेरिका में 2005 में 10% थी, जो 2018 में घटकर कितनी रह गई, 4%।
तो अब जैसे कि रूस है, ठीक है, रूस में भी मतलब एक समाजवादी देश था वो, है ना। तो उसमें भी निर्धनता क्या हो गई है, आ गई है, जो कि पहले कभी वहां पर नामो निशान नहीं था उसका। तो इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जो कंट्री है उसका एक लक्ष्य है, उसका एक एम है कि वो 2030 तक हर तरह की पॉवर्टी को, हर तरह की निर्धनता को खत्म कर देगा। अब इस निर्धनता के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। एक हिस्टोरिकल रीजन तो ये है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के टाइम पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल था वो मतलब कम था। ठीक है, मतलब आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे उनको खत्म कर दिया, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जो कपड़े की मील हुआ करती थी, उसको डिस्करेज कर दिया उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो विकास की जो धीमी दर थी वो 1980 के दशक तक जारी रही। इसका परिणाम ये हुआ कि रोजगार के अवसर घट गए, आय में वृद्धि होने लगी, सॉरी, आय की जो वृद्धि दर थी वो गिरने लग गई। इसके साथ साथ जनसंख्या, अब जब आय की वृद्धि दर घटने लगी, तो साथ ही साथ जो जनसंख्या थी उसमें वृद्धि होने लग गई। ठीक है, इन दोनों की ही वजह से ही मतलब बहुत ज्यादा ये जो पॉवर्टी थी वो फैलने लग गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों ही असफलता के कारण निर्धनता का जो एक चक्र था वो पूरे टाइम बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति यानी कि इरिगेशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान कई सारे रोजगार सामने आए, है ना, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज सामने आई, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव जो था वो भारत के कुछ ही भागों तक ही मतलब लिमिटेड था, सीमित रहा। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स ने कुछ नौकरियां, है ना, कुछ नौकरियां उपलब्ध करवाई, जैसे कि, लेकिन ये जो रोजगार थे वो तलाश करने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए ये पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में नौकरी पाने में असफल कई लोग जो थे वो रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर के रूप में काम करने लगे। और अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वो शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे, और निर्धनता की समस्याएं जो मूल रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। अब इस पॉवर्टी का एक और मेजर रीजन क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। दूसरे रिसोर्सेज का और जो भूमि थी, जो जमीन थी, उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो सबसे बड़ा एक रीजन है। Since lack of land resource has been one of the major causes of poverty in India, proper implementation of policy could have improved the life of millions of rural people. कई सारी नीतियों के बावजूद हम किसी एक सही ढंग से इस मुद्दे से निपट ही नहीं सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से नहीं चलाया, मतलब ठीक से उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, इंडिया में भूमि संसाधनों की कमी यानी लैंड रिसोर्सेज की कमी जो है वो निर्धनता का एक सबसे बड़ा कारण रही है। इस नीति का मतलब अगर ये सही तरीके से किया जाता तो जितने भी करोड़ों ग्रामीण निर्धन है ना उनका जीवन सुधर सकता था। कई दूसरे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक भी ऐसे हैं जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं, मतलब इनके इन कारकों की वजह से भी निर्धनता फैल रही है। फिर साथ ही साथ इंडिया में लोग जो है वो सामाजिक दायित्वों, धार्मिक अनुष्ठान जैसे बहुत ज्यादा पूजा पत्री में, है ना, पैसा खर्च करना, दान पुण्य करना, इन सब आयोजनों में बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो जो छोटे किसान हैं उनको बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। निर्धन जो है
जो गरीब है वो कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं और उनके लिए इनके लिए कर्ज लेते हैं वो लोग, है ना, निर्धनता के चलते वो इसका भुगतान भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं, उनके ऊपर ऋण चढ़ता जाता है। तो ये जो ऋण ग्रामीण निर्धन पर चढ़ता जाता है, तो इससे जो निर्धनता है उसका ये कारण भी है और परिणाम दोनों ही है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी निर्धनता निरोधी उपाय। अब पॉवर्टी के कुछ मेजर्स जो उसके उपाय सुझाए गए हैं उनकी बात करते हैं। निर्धनता भारत की, इंडिया की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी जो रणनीति है वो मोटे तौर पर उसके दो कारक हैं, ठीक है। करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी जो थी गवर्नमेंट की वो बेस्ड है टू प्लैंक्स पे। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, ठीक है। 1980 के दशक में मतलब जब 1980 का दशक हुआ था और 30 साल की अवधि के दौरान जो हर व्यक्ति है उसकी इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और निर्धनता में भी कमी नहीं आई थी। 1950 के दशक की शुरुआत में निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 में भी वो उतना ही ऑलमोस्ट बना रहा। 1980 के दशक से इंडिया की जो आर्थिक समृद्धि दर थी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 1970 में 3.5% था, ठीक है, जो 1980 से 90 में बढ़कर हो गया 6%, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि विकास की जो उच्च दर है उसने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए इससे क्लियर होता है कि आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक संबंध है। एक तरीके से आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है, और साथ ही साथ एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल इन होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। मतलब अच्छा इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में तो एनकरेज करते हैं ये एक तरीके से कि वो अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को भी स्कूल में भेज सके और रिटर्न में उनको वो उसका जो रिजल्ट है वो मिल पाए। अब बच्चों जो निर्धन लोग हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा भाग कहाँ रहता है, गांव में, ठीक है। और वो जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट किसके ऊपर डिपेंड है, कृषि के ऊपर। सेकंड आता आता है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को ध्यान में रखते हुए कई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए। जैसे पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में चलाया गया। इसका जो मेन एम था वो क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार, ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट जो था उसको कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका एक और एम ये भी था कि विकास में मदद करना, ताकि जैसे सूखा हो जाता है ना, ड्रॉ डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, तो सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। तो इसके साथ ही साथ 1/3 जॉब अपॉर्चुनिटीज जो थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड करी गई। साथ ही साथ 4.78 करोड़ जो परिवार थे उनमें रहने वाले 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार को उपलब्ध कराया गया, ठीक है। इस योजना में साथ ही साथ जो SC ST और वुमेन्स थे, जैसे SC को 23%, ST को 17% और जो वुमेन्स थी उनके लिए 53% क्या किया गया, जो रोजगार था उसको रिजर्व किया गया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो औसतन रोजगार था वो वर्ष 2006 से 7 में 65 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2013 से 14 में 132 रुपीज, ठीक है। मार्च 2018 में
डिफरेंट स्टेट्स में जो अकुशल मैनुअल श्रमिक थे, मतलब जिनके पास कोई स्किल नहीं थी, उनके लिए मजदूरी दर तय की गई। इन राज्यों में और प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा जो थी वो 280 रुपीज पर डे, यानी हरियाणा के श्रमिकों के लिए, से 168 रुपीज पर डे बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई। सेकंड स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इज अनदर स्कीम विच वाज स्टार्टेड इन 1993 में शुरू की गई। इसका मेन एम जो था वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों और जो छोटे शहर थे उनमें शिक्षित बेरोजगार युवा जो थे, यानी कि जो पढ़े लिखे तो थे लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं था, उनके लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है, मतलब कि वो अपना कोई छोटा काम शुरू कर सके, है ना, अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप शुरू कर सकें। फिर इसके बाद आती है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1995। अब इसका एम क्या था? अब इसमें ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर को तो सृजित करना है, लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर लाने का एक लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन 1999। इस प्रोग्राम का जो एम था वो ये था कि अ, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को समूहों में संगठित करके बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। ठीक है। फिर इसके बाद आती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये लॉन्च करी गई 2000 में, और इसकी बेसिक सर्विस क्या थी? प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, विच मीन्स प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, है ना, साफ पानी, ग्रामीण विद्युतीय बिजली प्रदान करना जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्य को, हर राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और स्कीम भी है जिसको कहेंगे अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जितने भी प्रोग्राम थे इनके मिले जुले क्या हुए परिणाम हुए, लेकिन साथ ही साथ अगर ऑपोजिट इनके हम अगर देखें तो कुछ जो प्रोग्राम थे, कुछ योजनाएं ऐसी थी कि मतलब अच्छी नीयत से जो ये चलाए गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो अभी भी इन प्रोग्राम्स के चलते मतलब उनको इनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के जो इन ये जो कार्यक्रम थे इन पर ज्यादा जो बल है वो दिया जा रहा है। अब बात करते हैं चैलेंजेस अहेड। अब जो आगे आने वाली है, जो भावी चुनौतियां हैं उनके बारे में। इंडिया में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में असमानता है। ठीक है, कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति ज्यादा असुरक्षित है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में कई अच्छी मतलब ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। उच्च आर्थिक समृद्धि, प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण ही ये पॉसिबल हो सकता है, मतलब वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। साथ ही साथ इट इज अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। लोगों के लिए निर्धनता की जो डेफिनेशन है वो उनके सिर्फ एक सीमित किसी पोर्शन या किसी पार्ट पर लागू होती है। ये न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि कई सारे डेवलपमेंट्स के बाद जो निर्धनता है उसमें गिरावट आई है, तो हम कह सकते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो चेंज होती है ना, बदलती है। तो निर्धनता उन्मूलन हमेशा ही एक गतिशील लक्ष्य है। हम आशा करेंगे कि अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के ही
संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे, सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता और निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे क्या होंगे, एम्स होंगे। और इस या फिर इससे भी ज्यादा कोई और बड़े काम होंगे। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.